नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इंडियन 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट, जिसमें हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कृषि विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि विकास के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कृषि का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश की जो जीडीपी निकाली जाती है, जीडीपी, वो उस देश के जो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो थर्ड सेक्टर होता है उसको प्लस करके निकाला जाता है। और जिसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो सब, और थर्ड में आता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो जो हमारी एग्रीकल्चर था उसमें 56 आज़ादी के समय 76% लोग लगे हुए थे, लेकिन अब आज़ादी के बाद जो 2016 तक का टाइम है उसमें 56% लोग हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो हमारे देश की जनसंख्या है वो कृषि में ही लगी हुई है। लेकिन तब भी हमारी जो कृषि की ग्रोथ है वो बहुत धीमे हो रखी है, और जो इसका योगदान है जीडीपी में वो भी बहुत कम है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम पहले इसकी विशेषता, यानी कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारी कृषि की पहली विशेषता तो यह है कि ये निम्न उत्पादकता है। इसमें निम्न उत्पादकता से मेरा मतलब था निम्न उत्पादकता है। इसकी जो निम्न उत्पादकता कि इसमें जो सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण जो निम्न उत्पादकता आई है, कि जो किसान होते हैं वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए वो फसल उगा पाते हैं, लेकिन बाज़ार में बेचने के लिए नहीं उगा पाते हैं। इस कारण हमें बाहर के देशों से आयात भी करना पड़ जाता है कई बार। तो यह पहली विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता हो गई प्रचंड बेरोज़गारी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कृषि जो क्षेत्र है उसमें 76% जो लोग लगे रहते हैं, उसमें कभी कभार एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर 10-12 लोग काम कर रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की होती है, लेकिन वहाँ पर 10-12 लोग काम कर रहे तो जो सैलरी 2 लोगों के लिए होनी चाहिए थी तो वो 10 लोगों को देनी पड़ती है। तो सैलरी भी बढ़ जाती है और लगता है कि वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आधे लोग बेरोज़गार हो रखे होते हैं। मतलब 2 ही लोग काम कर रहे होते, बाकी के 8 बेरोज़गार हो रखे होते। तो इसे ही प्रचंड बेरोज़गारी कहते हैं। और जो हमारे देश की हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि वह वर्षा पर अधिक निर्भर रहती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं कम हैं। हमारे देश जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत पीछे है, जिस कारण लोगों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। और जिस साल वर्षा नहीं होती है, जिस वर्ष वर्षा नहीं होती, उस साल उत्पादन बहुत कम होता है। अब चौथी हम पढ़ेंगे कि अप्रचलित प्रौद्योगिकी इसकी विशेषता है। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कब्ज़ा हो गया था, हमारे देश पे जब शासन कर रहा था, तो इस दौरान हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पीछे हो गई थी, पिछड़ गई थी, जिसका परिणाम अब हमें भुगतना पड़ रहा है। हम 50 साल पीछे चले गए हैं उनसे, जिस कारण अप्रचलित जो हमारी प्रौद्योगिकी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो पीछे चली गई है। तो यही जिससे सिंचाई की सुविधाएं कम है और बीज कीटनाशक वगैरह सारी चीज़ों की कमी के कारण जो हमारी कृषि क्षेत्र है वो बहुत पीछे है। अब हम जानते हैं इसमें पांचवी विशेषता इसकी है कि काश्तकार और ज़मींदारों के मध्य मतभेद। जो छोटे वर्ग के किसान होते थे और जो ज़मींदार होते थे, ज़मीन के मालिक, जो ज़मीन जिनको ज़मीन का मालिकाना हक मिला रहता था, वो ऐसा करते थे कि वो जो छोटे किसान थे उनको कृषि करने के लिए भूमि तो उपलब्ध करा देते थे, लेकिन जो उससे फसल होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे और बहुत छोटा सा हिस्सा जो किसानों को ही देते थे, जिस कारण इसकी बहुत ज़्यादा हानि छोटे काश्तकारों को होती थी। और यही उनके बीच में मतभेद था बना हुआ। तो यह हमारी कृषि की 5 विशेषताएं हो गई।
अब हम पढ़ते हैं कृषि की इसके बाद जो इसके विकास के लिए नीतियाँ लाई गई उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें पहली नीति थी भूमि सुधार की, और दूसरी नीति थी इसमें हरित क्रांति की। तो पहले हम भूमि सुधार के बारे में जानेंगे। इसमें जो भी मध्यस्थ होते थे या जो बिचौलिए होते थे उनकी कमी करना, और जो भूमि की अधिकतम सीमा है उनका स्वामित्व जो छोटे किसान होते थे उनको देना होता था, जिससे इस क्षेत्र में विकास संभव हो सके, कुछ सुधार हो सके। लेकिन ये सुधार ज़्यादा क्षेत्रों तक नहीं फैल सके, केवल केरल और पश्चिम बंगाल तक ही फैले, क्योंकि यहाँ के जो सरकारें थी उन्होंने जन कल्याण को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता दिखाई, और बाकी के जो राज्य थे उनकी राजनीतिक इच्छा के कारण ये सफल नहीं हो सका। अब जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। जो हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आई थी हमारे देश में, उसमें जो HYV बीज थे, मतलब उच्च पैदावार करने वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उनका यूज़ किया जाने लगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। इससे फ़ायदा तो होता था कि जो खाद्यान्न का जो हमारा उत्पादन था, खाद्यान्नों का, वो तो बढ़ गया था, और जो किसान थे वो अपने पास भी बचा लेते थे। लेकिन जो बड़े बड़े और बाज़ारों में भी बेच कर आ जाते, जिससे अब हमारा देश कई देशों को अनाज का निर्यात भी करने लग गया था, जिससे हमारी फॉरेन जो हमारा विदेशी व्यापार था वो भी बढ़ने लगा था। तो हम अब इन्हीं जो नीतियाँ लाई गई थी उनके प्रभावों के बारे में जानते हैं। तो हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े? तो विक्रय अधिशेष, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई किसान उत्पादन करता था तो वह इतना उत्पादन कर रहा था कि अपने पास भी रख लेता था और बाकी का हिस्सा बाज़ार में भी बेच दिया करता था, जिससे विक्रय अधिशेष में बढ़ोतरी, और जो बफर स्टॉक था फूड का वो भी बढ़ने लग गया। जो सरकार थी वो अनाज इतना पैदा होने लगी कि वो उसको स्टॉक के रूप में अपने पास रखने लग गई थी, ताकि कभी अकाल की स्थिति आए तो उसको इस्तेमाल कर सके। और इसमें निम्न आय वर्गों को लाभ हुआ, क्योंकि अब जब अनाज का उत्पादन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ने के कारण जो उसका जो प्राइस था या उसकी कीमत थी उसमें गिरावट आने लग गई। जैसे निम्न आय वर्ग के लोग थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ, वे खरीद पा रहे थे। अब महंगाई में भी कमी आई इससे। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ जोखिम भी सम्मिलित हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कीट आक्रमण का जोखिम और आय असमानता में वृद्धि का जोखिम। क्योंकि जो ये हरित क्रांति वाला कंसेप्ट था वो केवल पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा लागू हो पाया। बाद में ये दूसरे राज्यों में फैला, लेकिन तब भी उतना नहीं फैला, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं उनमें सिंचाई की सुविधाओं की कमी और बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण वो वहाँ तक नहीं फैला। लेकिन और वहाँ पे भूमि भी इतनी नहीं थी किसानों के पास। बिहार उत्तर प्रदेश में जितने किसान थे वो छोटी जोतों के किसान थे, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा इन सब क्षेत्रों के किसान, इन सब राज्यों के किसान थे, वो सब उनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, जिसके कारण वो उत्पादन बहुत ज़्यादा करने लगे थे इन सब चीज़ों का। तो इसी से ये भी डर बैठ गया था कि आय असमानता में वृद्धि होगी। और जो कीट आक्रमण का जोखिम था वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि जो हमारी सरकार के द्वारा कुछ नीतियां लाई गई, कुछ सब्सिडीज दी जाती थी, जैसे सहायता प्रदान कर दी जाती थी, कीटनाशक दे दिए जाते थे किसानों को, तो इससे जोखिम कम हो गया था उसका। जैसा यहाँ पे लिखा है, परंतु सरकार द्वारा लिए गए अनुकूल कदमों के कारण ये खतरे सच नहीं हुए। सरकार ने छोटे किसानों को नीची ब्याज की दरों पर ऋण प्रदान किए ताकि वे सभी आवश्यक आगतों को हासिल कर सके। मतलब निचली दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए ताकि वो भी जो HYV बीज हैं और सिंचाई की सुविधाएं हैं और जो कीटनाशक है वो सब, उनके दाम बहुत अधिक थे तो वो उनको खरीद सके और अब उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नीचे बता रखे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, ये आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ कृषि से रिलेटेड है ये। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ये, हरित क्रांति क्या है, ये क्यों लागू की गई थी और इससे किसानों को क्या लाभ पहुंचा, संक्षेप में समझाइए।
और इसके नीचे में थर्ड क्वेश्चन ये 1950 से 90 के दौरान कृषि के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। आपको बस इसमें बताना है कि क्या क्या हुई थी, उसमें कमियां थी जो कृषि 50 से 90 के दशक के बीच में जो जो विकास हुआ था कृषि के क्षेत्र में, या जो जो नीतियाँ लाई गई थी उसमें क्या कमियां थी, क्या क्या उससे फ़ायदा हुआ, इन्हीं को आपको लिखना है बस। ये 6 नंबर का हो गया। अब ये बाकी के हो गए ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आंसर, 3 से 4 मार्क्स के हैं ये, तो आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ में नीचे लिंक कर दूंगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो देख लीजिएगा। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।